नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। उत्तर प्रदेश में स्कूल पहुंची 60% से ज्यादा लड़कियां 5वीं के बाद स्कूल नहीं जाती। बची 40% में से आधे से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं हो पाती हैं। लड़कियों का ड्रॉप आउट सिर्फ शादी और गरीबी की वजहों से नहीं होता, बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट तो छेड़खानी की वजहों से भी होता है। लेकिन सरकारों ने ड्रॉप आउट की वजहों में कभी भी छेड़खानी का जिक्र नहीं किया। आज का मुद्दा में हम इस मसले पर आर या पार वाली बहस करेंगे। इस बहस में भाजपा नेता बालचंद्र मिश्र को शामिल होना था, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित हिस्सा ले रहे हैं। सपा नेता मोहम्मद हसन रूमी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन शामिल हैं। बहस को दिशा देने के लिए के न्यूज के संपादक अभिरंजन कुमार भी मौजूद हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या लड़कियां अब स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी क्योंकि लड़के उन्हें छेड़ते हैं? कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके के क्योटरा गांव की लड़कियों और उनके माता पिता ने यही फैसला लिया है। सैकड़ों लड़कियां गांव के पंचायत भवन के सामने धरने पर हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। बंद करा रहे हैं और सब बेटियां पढ़ना बंद करके घर बैठ रही हैं। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं जाएंगी। सुना आपने? प्रदेश की हालत के बारे में इस बयान के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुखिया को सुनाई ही नहीं देता। वो तो बस दावे पर दावे करने में लगे हुए हैं। ये सभी लड़कियां प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। ये पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहती। इसकी वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल स्कूल के रास्ते में शोहदे इनसे छेड़छाड़ करते हैं, अश्लील फप्तियां कसते हैं और पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उल्टे पुलिस छेड़खानी करने वाले लड़कों की ही तरफदारी करती है। ये लड़कियां कानपुर देहात की भोगनीपुर इलाके की क्योटरा गांव की हैं। ये हम अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद करा रहे हैं और सब बेटियां पढ़ना बंद करके घर बैठ रही हैं। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शोहदों की लफंगई इतनी भारी पड़ी कि परिजनों ने बेटियों को स्कूल जाने से ही रोक दिया। बेटियां भी परिजनों के फैसले का विरोध नहीं कर पाईं। गांव से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर की है। जाहिर है कि रोजाना किसी भी लड़की का परिजन पहुंचाने नहीं जा सकता। न थानेदार सुनने को तैयार हैं और न ही लफंगे सुधरने को तैयार। ग्राम प्रधान ने बेटियों के स्कूल जाने पर ही रोक लगा दी है। बच्चियां यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मरौदा कस्बे पढ़ने जाती हैं और वहाँ बच्चियों के साथ कई बार बच्चियों ने बताया कि वहाँ छींटा कसी होती, रास्ते में छेड़खानी होती है, कहीं तो पट्टे खींचे जाते हैं, कहीं गाली गलौज की जाती है बेटियों के साथ। तो इस बातों को ख्याल में रखते हुए हमने एक गांव में पंचायत बुलाई और पंचायत में ये निर्णय लिया कि हमारी बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद करा रहे हैं और सब बेटियां पढ़ना बंद करके घर बैठ रही हैं। पढ़ाने से ज़्यादा अधिक कहीं इज्जत बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब तक हमारी ग्राम पंचायत में चौकी शासन द्वारा नहीं बनाई जाएगी, जब तक हम अपनी बेटियों को पढ़ाने नहीं भेजेंगे। हमारे गांव की जो सहेली हैं उनके साथ छेड़खानी हुई है, तो फिर हमारे गांव के प्रधान जी ने यही बोला है कि जब तक हमारी लड़की मतलब सहेलियों की कोई भी सुरक्षा नहीं होगी, जब तक हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे ना कोचिंग जाएंगे। क्योंकि हमारे गांव में हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ रास्ते में मुसलमान छेड़खानी करते हैं, इसी वजह से प्रधान ने बुलाया। प्रधान जी ने जो आज बुला के आप छात्राओं को रोका है कि स्कूल नहीं जाना, क्या आप इस बात पे सहमत हो? हाँ, हम सहमत। कब तक नहीं जाओगे? जब तक मेरे यहाँ कोई प्रशासन नहीं होगा, जब तक हम कॉलेज नहीं जाएंगे। ये यूपी की बेटियां हैं जो सूबे का भविष्य तय करेंगी। ये किसी नेता की रिश्तेदार नहीं जिनके स्टेटस सिंबल की खातिर उनके दरवाजे पर पुलिस चौकी खोल दी जाए। बेटियों की हिफाजत के लिए चौकी खोलने की मांग
ना तो कोई सुन रहा है और ना कोई सुनेगा। लेकिन धरने पर बैठे लोग तो कुछ कर सकते हैं ना। आखिर शोधों की तादाद ही कितनी होगी। कानपुर देहात से विपिन कोहली, के न्यूज़। मोहम्मद हसन रूमी साहब, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। मुझे लगता है आप देख ही रहे होंगे, पहले से भी हम ये खबर लगातार दिखा रहे होंगे और आपकी नज़र इस खबर पर होगी। ऐसे भी ड्रॉप आउट होता है साहब, ऐसे भी लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं। कैसे चल रहा है ये सूबा? देखिए, अब आपका चैनल है, आपको अपने चैनल की टीआरपी नेगेटिव अप्रोच से बढ़ाने का हाँ, इसलिए हमने लड़कियों को धरने पर बैठा दिया है। हमारे चैनल के कर्मचारी हैं, बता दीजिए ना। अरे सर, कह दीजिए हमारे यहाँ के। आपने बिठाया नहीं, लेकिन बैठने वालों को आप बजाय ये कि बताएं कि महिला हेल्पलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस लिए खोली है। किसी काम का नहीं हेल्पलाइन? क्यों? आपने कभी आपके थाने में आपके थानेदार ने ग्राम पंचायत को भगा दिया इस शिकायत पर? हेल्पलाइन का कभी प्रयोग किया? ये जो प्रधान जी बोल रहे हैं, ये इन्होंने आपके चैनल के किसी आदमी को ये बताया कि इन्होंने अमुक थानेदार में रिपोर्ट की या महिला हेल्पलाइन का प्रयोग हुआ? ये थाने गए थे, लड़कियां भी गई थी, महिलाएं गई थी। नहीं, कहीं पे भी उन्होंने, प्रधान जी ने नहीं बताया कि मैंने। आप सुनेंगे ना आगे, अभी 1 घंटे अब आगे बताएंगे। अच्छा, थानेदार ने क्या किया? थानेदार ने अगर इनकी शिकायत का निस्तारण नहीं किया तो निश्चित रूप में थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, पहले बहुत ज्यादा संवेदनशील है इस मुद्दे पर। छात्राओं की शिक्षा पर, छात्राओं की सुरक्षा पर किसी भी हालत में वो थानेदार, वो व्यक्ति नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जो महिलाओं की हिफाजत से, महिलाओं की सुरक्षा से बहुत ज्यादा संजीदा ना हो। पहले तो हम एक बात बहुत साफ कर दें कि यूपी सरकार के महिला हेल्पलाइन के प्रचार की जिम्मेदारी के न्यूज की नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ये हमारी फेल्योर नहीं है, सरकार की नीतियों की फेल्योर है, सिस्टम की फेल्योर है, हमारी नहीं है। या मैं के न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सारे समाचार चैनलों की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव अप्रोच को भी ध्यान में रखा जाए। अगर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, व्यक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, सर, ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है कि हम उनका हाल पूछने गए। आप तो वो भी करने नहीं गए। नहीं, सरकार तो वो भी करने नहीं गई। सरकार बराबर हम तो उनका हाल पूछने गए सर। समस्याओं को जानकर योजनाएं बना रही है। हम उनकी समस्याएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं सर। तो जनता को करना है। आप तो वो भी नहीं कर पाए। योजना का इस्तेमाल तो जनता को करना है। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, जिस तरीके से आपके फुटेज हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो प्रधान जी की मैं बात सुन रहा हूँ, मुझे उसमें कहीं पर गलती दिखाई नहीं देती। ये बात सही है कि बेटियों की शिक्षा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। जिस तरीके से घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में जगह जगह शहरों में हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों का एक हौसला बढ़ रहा है। अभी कानपुर में 3-4 दिन के अंदर आप अगर घटनाओं को देख लें, महिलाओं पर कई तरीके के यहाँ पर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हुई। लोगों ने रास्ते में उनको परेशान किया। 1-2 घटनाएं ऐसी भी हुई कि उनके परिजनों ने रोका, उनको रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमले भी हुए। इस बात को छिपाया नहीं जा सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, उसके रहते, पुलिस व्यवस्था के रहते और कानून व्यवस्था के रहते, किस तरीके से इतना बड़ा हौसला लोगों का बढ़ा हुआ है और कि महिलाएं और लड़कियां घरों से निकलने के लिए डर रही हैं। और मैं अभी ग्रामीण का ये देख रहा था दृश्य, जिस तरीके से शहरों में लोग कहते हैं कि बहुत से फैशन है, एडवांस लड़कियां हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जहाँ पर ये भोगनीपुर की आप गांव की घटना दिखा रहे हैं, गांव के हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ के वातावरण को हम समझते हैं। तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की अक्षमता है। एक हेल्पलाइन बना देने से काम नहीं बनता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और एक पंचायत आज का फोन नहीं उठता है और इस आपने हेल्पलाइन को बना दिया, कोई फोन उठाने वाला नहीं है वहाँ। इस जो ये कानपुर में आज पंचायत हुई है, इसके पूरे देश में चर्चा हो रही कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है, हम लोगों को शर्म महसूस हो रही है कि जहाँ पर महिलाएं, लड़कियाँ इसलिए स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है और उनको एक हुक्मनामा पंचायत ने जारी किया है। और वैसे तो हम आलोचना कर सकते थे कि पंचायत को इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब प्रधान जी ये कह रहे हैं कि बेटी की सुरक्षा जरूरी है, कि शिक्षा जरूरी है, तो हम भी उनके पायदान पर खड़े दिखाई देते, उनके पाले में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस
अक्षम साबित हुई है, कानून व्यवस्था अक्षम साबित हुई, और ख़ास करके जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, केवल खाना पूर्ति का कदम उठाया है। वो अपने पुलिस को जानती है। आज अगर कोई पीड़ित पक्ष जाता पुलिस पे तो सबसे ज़्यादा पुलिस उसी से सवाल जवाब करती है। उसकी हिम्मत नहीं रहती है कि दोबारा जा कर के थाने में वो शिकायत करे। जी। इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके प्रति, इस तरीके की घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो और इसकी पुनरावृत्ति न हो, और यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए जहाँ पर यह घटना घटित हुई है। चंद्रशेखर प्रसाद जी एक दर्शक है हमारे साथ लखनऊ से। चंद्रशेखर प्रसाद जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ साहब, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी मैं भी 2 बच्चों का गार्जियन हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। जी मैं उसको देखते हुए आपसे मैं बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए सर। जी यदि ऐसा ही माहौल है, जो शोहदे हैं, जो पत्तियां कस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन पर अगर प्रशासन टाइट नहीं होगा, व्यवस्था टाइट नहीं होगी, तो सर आगे इन फ्यूचर में बच्चों का क्या होगा? जी इसके लिए सर हमारी राय प्रशासन को टाइट होना चाहिए। जी नहीं, ये तो कह रहे हैं हसन रूमी साहब समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि मीडिया को ही टाइट हो जाना चाहिए, सरकार की तो कोई जवाबदेही नहीं है, सारी जवाबदेही चैनल और अखबारों की है। सरकार तो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार संस्थान है, उसकी तो किसी मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भैंस खोजने की जिम्मेदारी है आजम खान साहब की, बाकी कोई जिम्मेदारी यूपी सरकार की नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम चलेंगे ताहिरा हसन जी के पास। ताहिरा हसन जी, चलिए मीडिया की जवाबदेही है लोगों को जागरूक करना, लेकिन मीडिया की जवाबदेही किसी सरकार की नीतियों का प्रचार करना नहीं है। और हमें लगता है कि आम लोग अगर महिला हेल्पलाइन के बारे में जान पाए हैं तो ज़्यादातर लोग मीडिया की वजहों से जान पाए हैं, सरकार की वजहों से नहीं। लेकिन जो हालात हैं, बेटियां धरने पर हैं, स्कूल इसलिए नहीं जा रही कि शोहदे छेड़ते हैं और थानेदार ये शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। कैसे काम चलेगा ताहिरा जी, कैसे ये सरकार काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत शर्मनाक बात है जी। सूबे के लिए, जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा है, जो राजनीति की दिशा तय करता है, उस सूबे में आज सामने कलाई खुल के सामने आ गई है शासन और प्रशासन की, कि जहां पे बच्चियां जो हैं वो स्कूल नहीं जा रही क्योंकि शोहदे उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जी। और मैं एक बात और कहूंगी कि ये सरकार क्या कर रही है। जब हमारे साथी सपा के कह रहे हैं, ये बताइए क्या खाप पंचायत जो है इलीगल है? ये किस तरह से इलीगल खाप पंचायत जो है वो पैरेलल कोर्ट के चल रही है, वो अपना फरमान जारी करती है। और जो प्रधान जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूं, उनके साथ एग्री नहीं करती हूं। इज्जत को बिल्कुल लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ना जोड़ा जाए। जो कुकृत्य कर रहा है, इज्जत वो उसकी बेइज्जती हो रही है, लड़कियों की नहीं। हमें तो विक्टिम को जो है, जो लड़कियां हैं, उनको सुरक्षा देना चाहिए, बेखौफ आजादी होनी चाहिए उनकी जाने के लिए। क्योंकि हम बार बार अगर सुरक्षा कहेंगे तो इस तरह की जो तंत्र है वो महिलाओं को पीछे जो घरों में ढकेलने का काम करते हैं वो सामने आके करने लगेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता साहब बैठे हुए हैं उनको जवाब देना चाहिए। 1090 की बात कर रहे हैं, मैं लखनऊ में हूं, मैं खुद 1090 10 बार कर चुकी हूं, एक बार उठता है, आप इसका पता कीजिए। और अभी मैं बता रही हूं आपको, सोनभद्र में हमारी 2 महिलाएं शांति देवी और सुविधा देवी के साथ छेड़छाड़ हुई है, ट्राइबल महिलाएं। आज जाके मैं उनकी FIR दर्ज करा पाई हूं। एक महिला संगठन की राष्ट्रीय नेता होने के बाद भी मैं 3 दिन से FIR दर्ज नहीं करा पा रही हूं। भूख हड़ताल पे हमारी महिलाएं थाने पे बैठी हुई, बभनी थाना सोनभद्र पे बैठी हुई थी जी। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के प्रति किस तरह की ये सरकार कर रही है। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रही हूं और सरकारों की, सभी का रवैया महिलाओं के प्रति यही है। जब महिलाओं के प्रति कोई किसी तरह का हिंसा होती है तो सभी जमात के लोग निकल, सभी पार्टियों के लोग निकल आते हैं और कहने लगते हैं महिलाओं के लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। महिलाओं की शादी, मुख्यमंत्री हरियाणा कह चुके हैं कि भाई उनकी शादी बहुत कम एज में कर देनी चाहिए। तो कोई कहता है मोबाइल नहीं रखना चाहिए, तो पंचायत कहती है जो रेप करे उसी के साथ शादी कर दो। तो मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये स्टेट सब्जेक्ट है। अगर महिलाएं, लड़कियां नहीं जा रही, धरने पे बैठी हैं, उनके अंदर डर है, उनके अंदर खौफ है, तो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? पुलिस किसके अंडर में है? उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए हैं क्या? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जनता इसीलिए लाई थी, आधी जमीन ने इसीलिए वोट दिया था कि लड़कियां हमारी पढ़ने न जाएं, कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो तो FIR तक दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देना पड़े। ये कौन सा समाजवाद है जिसको ये आगे लेके चल रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए। जी, अभिनंदन कुमार जी, हम आपके पास आ रहे हैं।
हमें आचार्य कृपलानी का एक नारा याद था। आचार्य कृपलानी इसलिए इस बहस में महत्वपूर्ण हो गए कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो दावा करती है कि ये कृपलानी का बड़ा सम्मान करती है और उनके आंदोलन से ही इसके नेता पैदा हुए। आचार्य नरेंद्र देव जी के आंदोलन से पैदा हुए, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। आचार्य कृपलानी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि भारत की तरक्की और का एकमात्र रास्ता यही है कि भारत की माँ और बेटियां लिखना जानती हों, वो जहां खड़ी हों चीट और पुर्जे लिख के दे सकें, वो जहां बैठें अपने बच्चों को लिखना सिखा सकें। आज उन्हीं के चेलों की सरकार है, इसलिए महत्वपूर्ण है। माँ और बेटियां धरने पर हैं इसलिए कि शोधे छेड़ते हैं, माँ और बेटियां धरने पर हैं इसलिए कि थानेदार शिकायत दर्ज नहीं करता है। आचार्य कृपलानी के सपने और राम मनोहर लोहिया के सपने समाजवादी सरकार ऐसे ही पूरी करेगी क्या? चेलों के चाल चलन से मैं तो यही कहूँगा कि चेलों के चाल चलन से आज सारे गुरुओं की आत्माएं रो रही होंगी। अगर आप गुरुओं की बात कर रहे हैं और उनके चेलों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चेलों के चाल चलन से सारे गुरुओं की आत्माएं, अगर आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है तो आज रो रही होगी। लेकिन सबसे पहले मैं कानपुर की इन बेटियों और अपनी इन बहनों को सलाम करना चाहता हूँ। मैं इनकी हिम्मत को सलाम करना चाहता हूँ, मैं इनके हौसले को सलाम करना चाहता हूँ। अगर इस तरह की जागरूक हिंदुस्तान की हर बेटी हो जाए जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई की अहमियत को जानती हो, जो अपनी पढ़ाई के लिए आंदोलन करने तक के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी बेटियां, मैं ये मानता हूं कि वो अनपढ़ नहीं रह सकती हैं। अगर इस तरह से हमारी बहनें और बेटियां सड़कों पे आती हैं अपने अधिकार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने दूसरे तमाम अधिकार के लिए, तो सरकारों को झुकना पड़ेगा, पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी स्टोरी में एक पॉजिटिव बात ये देख रहा हूं कि बेटियां घर से बाहर निकली, बेटियों ने आंदोलन किया, वो धरने पर बैठी, उन्होंने पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने निकम्मे प्रशासन की पोल खोली, उन्होंने सरकार की उदासीनता और अकर्मण्यता की पोल खोलने का साहस किया। तो इस बात के लिए मैं अपनी बहनों और बेटियों को सलाम करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं हसन रूमी साहब के हसीन बयान पर क्या बोलूं। हसन रूमी साहब का बयान जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से बड़ा ही हसीन लगेगा, क्योंकि वो तो सीधा सीधा मीडिया पर बात कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो है बूथ कब्जाएं, आप जो है चुनाव में सारे अनाचार दुराचार करें, आप जातिवाद करें, आप सांप्रदायिकता करें, आप धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करें, आप जो है वंशवाद करें, परिवारवाद करें, हम इन सारी चीजों को समाजवाद का नाम दें। और मीडिया अगर जनता के जायज मुद्दों को भी उठाए तो आप उसको टीआरपी लोलुप करार दें कि हम ये काम टीआरपी के लिए कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस तरह की परिभाषाओं पर। तो इसलिए मैं हसन रूमी साहब के हसीन बयान पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रूमी साहब, आप अपनी पार्टी के आला नेताओं को एक सुझाव दीजिए मेरी तरफ से कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही पत्रकारिता का एक संस्थान खोल दें और आपकी पार्टी के कार्यालय में खुले हुए पत्रकारिता संस्थान से जो भोंपू निकले, जो लाउड स्पीकर निकले, आप उन्हें ही पत्रकारों का दर्जा दें और बाकी सारे पत्रकारों को आप टीआरपी लोलुप घोषित कर दें। आप उनको पत्रकार माने ही नहीं। अरे भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको इसीलिए हम पॉजिटिव हैं, इसीलिए हमने आपकी पार्टी की सरकार होते हुए भी, आपकी पार्टी की सरकार में बहनों बेटियों के साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादती होते हुए भी हमने आपको मौका दिया ताकि आप अपनी पार्टी का और अपने सरकार का पक्ष रख सकें। यह क्या कम पॉजिटिविटी है? अब आप ये चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ आपकी आलोचना वाली, आपकी निंदा वाली या ऐसी कोई स्टोरी करें ही नहीं जिनसे आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। तो ऐसे नहीं होता है। सारे आप प्रवक्ता हो सकते हैं अपनी पार्टी के, पत्रकार सारे आपकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। देखिए हम पत्रकार सारे आपके भोंपू नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी पार्टी के दफ्तर में पत्रकारिता का एक संस्थान खुलवा दीजिए। आपने जो सुझाव दिया है निश्चित रूप में इस पे भी गौर किया जाएगा जी। रहा सवाल ये टीआरपी की, मैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार
नहीं, आप नहीं। ये कह रहे हैं आपकी कि अपने दफ्तर में, पार्टी के दफ्तर में पत्रकारिता का संस्थान खोलना चाहती है। मैं ये चीज नाराज होकर कह रहा हूँ। नहीं नहीं, और आप कह आपकी रहे हैं कि नाराजगी सुझाव को पर गौर किया जाएगा। मैं आपकी नाराजगी को पत्रकारों को पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, मैं नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ। अरे आप आपकी प्रवक्ता हैं भाई नाराजगी साहब, जायज मैं है। आपकी पार्टी का प्रवक्ता थोड़े हूँ, मैं जनता का प्रवक्ता हो सकता हूँ, नहीं, अपनी बहनों का अभिनंदन जी, प्रवक्ता हो आपकी सकता नाराजगी हूँ। जायज है। आपकी पार्टी, आपके क्योंकि- मुख्यमंत्री, आपकी पुलिस क्योंकि का मैं- प्रवक्ता नहीं। मैं क्यों बनूं? नहीं, आपको भी नाराज होने का हक है, हम ही को जी। थोड़ी है नाराज होने का। भाई आपको भी नाराज होने का हक है, मुझे भी नाराज होने का हक है। हाँ, आप नाराज है, होइए ठीक ना। है, आपको आप मौका नाराज दे है, रहे हैं। ठीक है। आप आपकी अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का बचाव करिए। आप तो कह रहे हैं जहां कि तक के मीडिया ही टीआरपी की बात के लिए है, काम कर रहा है। हमारे जितने, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत जमाने से हूँ, समाचार पत्रों का, मीडिया का, मैंने वो दौर देखा है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, टीआरपी के लिए काम करने वाले टीआरपी के लोग, चैनल्स, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह के रहा लिए हूं काम करने कि बड़े वाले बड़े चैनल्स चैनलों ने जनता के इन TRP को सवालों बढ़ाने को नहीं के लिए उठाते हैं। हमारे आप कुछ सारे कार्यकर्ताओं चैनलों की को, मॉनिटरिंग दूसरी पार्टी कीजिए। कुछ कार्यकर्ताओं को आप सामने न्यूज़ खड़ा पर किया ऐसे कि आप आरोप बस नहीं लगा लगा सकते। दो, और उसके बाद सीधा उसको लाइव दिखाया। एक उदाहरण दे दीजिए एक्सक्लूसिव। सर, एक उदाहरण दे दीजिए। अब मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, एक उदाहरण तो बहुत दे सब दीजिए जानते हैं, सर, कानपुर की किसी- घटना अरे है, भाई साहब, उदाहरण है। आपके न्यूज़ के दफ्तर मैं में बहुत बैठ कर जिम्मेदारी बोल के साथ रहे हैं कह ना। रहा हूं, अगर तर्क की बात आपके आई न्यूज़ ऑफ के रिकॉर्ड स्टूडियो में में- बोल रहे हैं, तो आप आपके न्यूज़ बताइए पर ना, बोल रहे हैं। लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं, क्या के न्यूज की एम्प्लॉई हैं? हमारी रिश्तेदार हैं, आप साबित कर दीजिए। लड़कियों की जहां तक बात है, इस तथ्य को क्यों छुपा रहे हैं सर? जहां तक आपने 1090 की बात की है, महिलाओं की जहां तक आपने महिला हेल्पलाइन की बात की है, सरकार तो मैं ने जो आपसे प्लान वादा बनाए, करता हूं, मैं कि उन हमारा प्लानों चैनल की कल ही महिला हेल्पलाइन की पोल खोलेगा। नहीं, आप महिला हेल्पलाइन को कामयाब बताते हैं, भाई वो सफेद हाथी है, वो निकम्मी हेल्पलाइन है। देखिए, उस हेल्पलाइन से शायद ही किसी महिला या किसी लड़की की अच्छा ठीक है, समस्याओं का महिला हेल्पलाइन नहीं, समाधान हर होता जिले होगा। में महिला कल ही मैं दिवस उसकी जिसमें पोल सिर्फ खोलूंगा। महिलाओं की के शिकायतें न्यूज़ के पास सुनी पूरी सुनाई स्टोरी जाती पड़ी हुई जिसमें है, DIG मैं से आपको लेकर दिखाऊंगा महिला DM, हेल्पलाइन की SSP, हकीकत। सारे अधिकारी क्या हर बात जिले करते में हैं आप? क्या बात करते हैं आप? देखिए संपादक महोदय, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि हर जिले में महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए जिले के आला अधिकारी बैठ के केवल महिलाओं की समस्याएं सुनेंगे। अरे ये भाई हमारी साहब, रूमी देखिए, साहब, हम सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी बेटियां सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है। सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव बातें करें। नहीं, सरकार उनकी सुरक्षा हम के क्या लिए इसमें पूरी तरीके पॉजिटिव से बातें वचनबद्ध है। ढूंढें? और अगर सुरक्षा के हमारी लिए हम लोग बेटियां, का जो रोड मैप अगर है, हमारी उस पे बेटियां और हम उस हमारी दिशा में बहनें काम भी कर रहे हैं, सुरक्षा हम के उस अभाव में दिशा स्कूल काम नहीं कर जा रहे पा हैं। रही है, हम हमें क्या पॉजिटिव अगर ढूंढूं इसमें भाई 10-90 साहब? महिला हेल्पलाइन आपका कहना है कि सफेद हाथी है, तो मैं जिस जिले में बैठा हूं उस जिले की डीएम महोदया के नेतृत्व में, डीआईजी और आईजी और एसएसपी के नेतृत्व में, आपको मैं बता दूं कि महिला दिवस होता है जिसमें केवल महिलाओं की समस्याएं सुनी जाती हैं। रूमी साहब, इस अरे, खबर अब का आप एक अपनी बात- पॉजिटिव पहलू नहीं, हम बताइए। आपकी उस बात को अगर कह रहे हैं कि बेटियां हो सकता बहनें है कि सुरक्षा 10-90 नहीं न मिलने उठी की हो, वजह से, हो सकता है कि 10-90 न उठी हो, लेकिन महिलाओं के लिए जो हमारा महिला दिवस हो रहा है जिला स्तर में, उसकी भी तो आप सराहना कीजिए। सर, वो बेटियां क्यों धरने पर बैठ नहीं, गई? बेटियां आप भाई निश्चित साहब रूप में महिला बैठ दिवस गई हैं। मनाइए। रूमी बड़ा छोटा सा साहब, सवाल। सरकार का, आपकी सरकार का यही काम है, आप महिला दिवस मनाइए। और लफंगों का मौलिक अधिकार है छेड़खानी करना, और आपकी सरकार का मौलिक अधिकार है लफंगों को नहीं रोकना। बोलिए ना ये बात। जहाँ तक लड़कों की और मौलिक अधिकार की बात आप कर रहे हैं, आपके थानेदार का मौलिक अधिकार है शोधों को पालना। थानेदार क्या शोधाओं को पकड़ के बंद नहीं पालता करता है सर, थानेदार पकड़ता कहाँ है, पालता है। थानेदार थाने में नहीं रह पाएगा अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर मगर क्या लड़कियां धरने पर हैं, आप अगर मगर में उलझे हुए नहीं रह हैं। पाएगा छेड़छाड़ को अगर अनदेखी की। आप अगर मगर कर रहे हैं, 200 लड़कियां धरने पर बैठ गई हैं। हमारे जिले के महिला दिवस में आए और दे अपनी महिला दिवस का इंतजार करें, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस थानेदार ने अगर मतलब है अनदेखी की लड़कियों की सुरक्षा के लिए। सर, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक ले रहे हैं, ये बहस जारी है। दरअसल मसला इतना गंभीर है कि हमार या पार चाहते हैं। हमारी 200 बहनें धरने पर इसलिए बैठी हैं कि शोधे छेड़ते हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, इसलिए नहीं जा पा रही हैं कि थानेदार ने मामला दर्ज नहीं किया। वो शोधों के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहता है, और सरकार कहती है कि महिला दिवस का समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं महिला दिवस का इंतजार कीजिए। मतलब क्या है? 200 बेटियां बैठ के महिला दिवस का इंतजार करें और तब तक वो छेड़खानी सहती रहें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं आर या पार के लिए।